हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया एंड मालदीव्स के रिलेशंस को। दरअसल आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंडिया एंड मालदीव्स आपस में होल्ड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले मालदीव्स के कुछ बेसिक ज्योग्राफी और थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेते हैं कि किस प्रकार का देश है आखिर मालदीव्स। देखिए, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, मैप के तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये है हमारा खूबसूरत सा इंडिया, दिस इज श्रीलंका एंड ये जो रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज आवर मालदीव्स। हम इस देश की बात करने वाले हैं कि किस प्रकार के संबंध ये देश हमारे देश के साथ होल्ड करता है। मालदीव्स इज एन आर्किपेलागो ऑफ अबाउट 1200 कोरल आइलैंड्स covering roughly 115 square miles. It is Asia's smallest nation in terms of area and population. अब देखिए, यहाँ पे एक नई टर्म देखने को मिलती है जो कि है आर्किपेलागो। अब ये आर्किपेलागो क्या होता है, चलिए समझते हैं। बेसिकली आर्किपेलागो को यदि हम आसान भाषा में बताएं, सो इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। जब बहुत सारे आइलैंड्स का, बहुत सारे जो आइलैंड को द्वीप, एक्चुअली द्वीप या महाद्वीप आप बोल सकते हैं, बहुत सारे द्वीप जो होते हैं उनके जो ग्रुप होता है, उनका जो झुंड होता है, उसे हम इंग्लिश में आर्किपेलागो के नाम से जानते हैं। तो हमारे अगर हम बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो जो है वो हमें इंडोनेशिया देखने को मिल जाता है। और हमारे देश भारत के पास भी हमें ये आर्किपेलागो जो है देखने को मिल जाता है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के रूप में देखने को मिलता है। आर्किपेलागो का बेसिकली मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। सबसे बड़ा आर्किपेलागो इंडोनेशिया, इंडिया के पास भी आर्किपेलागो है जो कि हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं जिसे, और मालदीव्स खुद भी एक आर्किपेलागो है। मालदीव्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन यदि हम शेयर करना चाहें तो ये हो सकती है कि मालदीव्स जो है 1200 कोरल आइलैंड्स का समूह है। ऐसे 1200 कोरल आइलैंड्स हैं जो कि मिलके मालदीव्स के नेशन को जन्म देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एशिया का सबसे छोटा देश है एरिया और पॉपुलेशन दोनों के ही कंटेक्स्ट में। मतलब अगर हम बात करें एरिया वाइज तो भी सबसे छोटा देश मालदीव होगा, पॉपुलेशन वाइज बात करें तब भी सबसे छोटा देश मालदीव्स ही देखने को मिलेगा। चलिए और बातें कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और मालदीव्स के बारे में। देखिए, इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट नेशंस टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1965। अब जैसे हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिली, ठीक उसी प्रकार से मालदीव्स को आज़ादी मिलती है 1965 में। थोड़ी देर से मिली पर मिल गई। अब जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद दुनिया में कुछ ही देश ऐसे थे जो कि मालदीव्स को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज करते थे। तो हमारा भारत महान उन कुछ देशों में से एक देश रहा जिन्होंने मालदीव्स को इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया एंड सेट अप इट्स मिशन इन माले इन 1972। इसके बाद हमारे देश ने माले, जो कि मालदीव्स की कैपिटल के तौर पे देखी जाती है, यहाँ पे अपने मिशन को सेटअप किया था। चलिए कुछ की हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स की बात करते हैं जो कि दोनों ही देशों के संबंधों की नींव रखता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी ऑपरेशन कैक्टस के बारे में। ये पूरा ही ऑपरेशन जो है इसे यहाँ पे 1988 में शुरू किया गया था। द इंडियन आर्मी थ्वार्टेड अ कूप अटेम्प्ट बाय प्रो एलएम ग्रुप। अब देखिए ये क्या है हमारा ऑपरेशन कैक्टस, चलिए इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल 1988 में मालदीव्स में हुआ कुछ यूँ था कि श्रीलंका से एक ग्रुप, बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल जो है मालदीव्स की सरकार को गिरा के मालदीव्स में कब्जा करने की कोशिश करने की जुगाड़ में थे। इन्होंने सोचा कि हम मालदीव्स में कब्जा कर लेंगे, मालदीव्स को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। इस समय यहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट थे, हेड ऑफ द स्टेट ने हमारे देश भारत से मदद मांगी। उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए, हमें अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है। तो इस समय हमारे देश ने अपना पहला ओवरसी मिशन जो है स्टार्ट किया, जिसे ऑपरेशन कैक्टस के नाम से हम आज जानते हैं। और इस मिशन के अंतर्गत कुछ ही घंटों में इंडिया ने अपने एयरफोर्स के क्राफ्ट भेजे और अपने जो आर्म फोर्सेस होते हैं, हमारे जो वीर जवान होते हैं, ये मालदीव्स में गए और इन्होंने मालदीव्स के जो हेड ऑफ द स्टेट थे उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करी। साथ ही साथ मालदीव्स में जो कूप होने वाला था, जो अटैक होने वाला था, उस पूरी ही सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया और मालदीव को इस पूरी ही समस्या से बाहर निकाला। तो इस प्रकार से हमारे देश ने मालदीव की जो है इस कठिन परिस्थिति में मदद की थी। कौन से ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन कैक्टस के द्वारा, जो कि 1988 में चलाया गया था। बेसिकली नवंबर 1988 की बात है ये।
इस समय पे ये पूरा ऑपरेशन जो था इसे अंजाम दिया गया। ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी है हमारा देश समय समय पे मालदीव्स को प्रदान करता हुआ आया है। अब ऑपरेशन कैक्टस तो यहाँ पे एक तरीके से एक्सटर्नल थ्रेट की बात हो गई कि दूसरी जगह से मालदीव्स को थ्रेट हो रहा था, नुकसान पहुंचने की संभावना थी, इसलिए हमारे देश ने मदद करी। इसके अलावा भी कई सारे सपोर्ट जो है हमारा देश मालदीव्स को समय समय पे प्रदान करता आया है। किस प्रकार से? इंडियन कोस्ट गार्ड डॉर्नियर लैंडेड रिलीफ सप्लाईज एट इब्राहिम नासिर एयरपोर्ट आफ्टर द 2004 सुनामी। 2004 में काफ़ी भयानक सुनामी हमें यहाँ पे देखने को मिली, जिसके बाद इस पूरी सुनामी के नुकसान से उभरने में हमारे देश ने मालदीव्स की काफ़ी मदद करी। Water aid was also sent in 2014 following a fire at major water treatment plant। सन 2014 में मालदीव में एक बहुत ही बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भयानक आग लग जाती है। इस आग से बचने के लिए और इस आग से हुए नुकसान को भी एक प्रकार से बेहतर बनाने के लिए, कवर अप करने के लिए बेसिकली हमारे देश ने वाटर एड जो है मालदीव्स को प्रदान किया। मतलब समय समय पे हमारा देश मालदीव को भी मदद प्रदान करता हुआ आया है। सिक्योरिटी कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजिक लोकेशन अगर हम देखें, मालदीव्स की जो लोकेशन है, जो जोग्राफिकल लोकेशन है मालदीव्स की, काफ़ी स्ट्रैटेजिक देखने को मिलती है। इट इज़ सिचुएटेड इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में हमें देखने को मिल जाता है। मालदीव्स ऑक्यूपाई अ क्रिटिकल स्पॉट बिटवीन अ मेजर ग्लोबल शिपिंग रूट। अब मालदीव्स की जो जोग्राफिकल लोकेशन है ना, ये जो मेजर ग्लोबल शिपिंग रूट्स होते हैं, मतलब ऐसे रूट्स, ऐसे रास्ते जहाँ से बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं यहाँ से आना जाना करते हैं, आवागमन करते हैं, उस रास्ते में हमें मालदीव्स देखने को मिलता है। इट इज़ सिचुएटेड नियर द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलक्का स्ट्रेट और स्विस कैनाल के पास हमें मालदीव्स की जो लोकेशन है वो देखने को मिलती है। दिस मेक्स इट क्रूशियल फॉर सेफ गार्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द रीजन। इसके कारण ये मालदीव्स के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि अपने जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इस रीजन में, उसे ये काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि ये रीजन में यदि मालदीव है यहाँ कहीं, तो इसी रीजन से बहुत ही बड़े बड़े मेजर शिप्स जो हैं उनके रूट्स है, उनके आने जाने का रास्ता हमें देखने को मिल जाता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। अब हमारा देश जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है अबाउट मालदीव्स प्रॉक्सिमिटी टू इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट, केरला एंड लक्षद्वीप एंड द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ इट्स टेरिटरी। अब अगर हम मालदीव्स के मैप को एक बार फिर से देखें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस मैप में कि मालदीव की जो लोकेशन है हमारे वेस्टर्न कोस्ट के आसपास देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें लक्षद्वीप आइलैंड और केरला वाला रीजन देखने को मिलता है। तो इंडिया को इस चीज़ का एक प्रकार से भय तो नहीं बोल सकते, एक प्रकार से चिंता बोल सकते हैं आप इस चीज़ को, कि इंडिया को इस चीज़ की चिंता रहती है कि हो सकता है कि भविष्य में कभी मालदीव्स अपनी इस लोकेशन का गलत फ़ायदा हमारी टेरिटरीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए उठा सकता है। अब ट्राइलेटरल कोऑपरेशन की बात करते हैं। इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स लॉन्च द ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव। अब तीनों ही देश, इंडिया हुआ, श्रीलंका हुआ और मालदीव हुए, ये तीनों ही नेशंस ने आपस में मिलके अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और बेहतर बनाने के लिए, बेसिकली जो वाटर वाला एरिया होता है, यहाँ की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, उसे और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। इसकी जो पहली मीटिंग हुई ये सन 2011 में हुई, फिर कुछ मीटिंग्स इसकी 2013 और 2014 में भी हमें देखने को मिली। इट इज़ टू इन्हेंस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, ताकि तीनों ही देशों की ये जो रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी है, देखिए वापस से इस मैप में हम जाना चाहेंगे। इस मैप में आप देखिए, दिस इज़ आर श्रीलंका, दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ मालदीव। तो यहाँ पे जो पानी वाला एरिया है काफ़ी ज़्यादा तीनों देशों का आपस में हमें देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं ये तीनों ही देश जोग्राफिकली एक दूसरे से। तो इस रीजन में सिक्योरिटी यानी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तीनों ही देश यहाँ पे साथ में मिलके कार्य करते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं सागर विजन। नाउ व्हाट इज सागर विजन? अंडर द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। सागर का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो दिस इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव। इंडिया वर्क्स फॉर इन्हेंस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन। अब इस सागर विजन के अंतर्गत हमारा देश जो भारत है, ये अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेटर बनाने के लिए मैरीटाइम जो रीजन है, पानी वाला जो बेसिकली रीजन है, यहाँ पे सुरक्षा को कायम रखने के लिए, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए
कार्य करता हुआ नजर आता है। इस पूरे ही विजन के अंतर्गत हमारा देश कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारा जो मैरीटाइम वाला बाउंड्री है, मतलब वाटर एरिया वाला जो बाउंड्री हमें देखने को मिलता है, इस जगह से भी हमारा देश कंप्लीटली सिक्योर बना रहे। दरअसल इस पूरे ही विजन के अंतर्गत भारत सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपनी सिक्योरिटी की बात नहीं करता, बल्कि अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो पड़ोसी देश है, उनकी भी सुरक्षा और डेवलपमेंट की बातें करता है। मतलब भारत यहाँ पे चाहता है कि इंडिया के मैरीटाइम बाउंड्रीज तो सिक्योर रहे, साथ ही साथ इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो पड़ोसी देश हैं, उनकी बाउंड्रीज भी यहाँ पे सिक्योर रहें। इस प्रकार की बातें हमें सागर विजन के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वेलेंस की बात कर लेते हैं। क्या इंडिया ने मालदीव में किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोशिश की है? चलिए समझते हैं। सो इंडिया हैज इंस्टॉल्ड कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम्स इन मालदीव्स and planned several more to boost situational awareness through progress has been affected by internal dynamics in Maldives। अब जो हमारा देश है, ये मालदीव्स के जो कोस्टल इलाके हैं, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, बेसिकली कोस्टल रीजन का मतलब होता है किसी भी वाटर बॉडी के किनारे वाला क्षेत्र, मेजरली किसी समुद्र के या फिर किसी नदी के जो किनारे वाला लैंड एरिया होता है, जो ज़मीन का हिस्सा होता है, उसे हम इंग्लिश में कोस्टल रीजन के नाम से जानते हैं, कोस्टल एरिया के नाम से जानते हैं। तो हमारा देश जो भारत है, इसने मालदीव के कोस्टल रीजन में, मतलब किनारे वाले जगहों पे सर्वेलेंस रडार सिस्टम जो है उसे इंस्टॉल किया है। साथ ही साथ भविष्य में ऐसे और भी ज़्यादा सर्वेलेंस रडार सिस्टम जो है मालदीव्स में अप्लाई करने की, सिक्योर करने की कोशिश जो है हमारा देश कर रहा है, ताकि यहाँ पे सिचुएशनल अवेयरनेस जो है इसे और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके। सिचुएशनल अवेयरनेस की यदि मैं बात करूँ, इसका मतलब होता है कि हमारे चारों ओर क्या चल रहा है, इस चीज़ को जानना, इस चीज़ का नॉलेज रखना। मतलब मालदीव्स में बेसिकली यहाँ पे सर्वेलेंस रडार सिस्टम अप्लाई इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे पता चल सके कि कोस्टल रीजन्स में किस प्रकार के बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो हैं इस जगह पे की जा रही हैं, और क्या भविष्य में ये एक्टिविटीज़ किसी भी पॉसिबल वे में सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट कि मालदीव्स के कोस्टल रीजन्स में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, और क्या ये बदलाव किसी न किसी तरीके से, किसी भी पॉसिबल वे में हमारे देश को भविष्य में अफेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इन्हीं चीज़ों का नॉलेज रखना, इन्हीं चीज़ों का ज्ञान रखना, इसे ही हम इंग्लिश में सिचुएशनल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। और इसी सिचुएशनल अवेयरनेस को बूस्ट करने के लिए, इसी में बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए हमारे देश ने मालदीव्स के जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पे कई सारे सर्वेलेंस रडार सिस्टम जो है उन्हें अप्लाई किया है, और भविष्य में और भी ऐसे रडार सिस्टम्स अप्लाई करने की कोशिश है। लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा ही प्रोग्राम है, ये जो पूरी ही एक्टिविटी है सर्वेलेंस रडार सिस्टम को अप्लाई करने की, इसमें एक तरीके से हमें रुकावट देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे इंटरनल डायनामिक्स मालदीव्स में देखने को मिलते हैं। मालदीव्स के कई सारे इंटरनल मैटर्स ऐसे होते हैं जिसके कारण ये सारे ही प्रोजेक्ट्स जो है जिस स्पीड से वर्क करने चाहिए उस स्पीड से वर्क नहीं कर पाते। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वेलेंस के बारे में। चलिए थोड़ा सा इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के बारे में भी समझ लेते हैं। क्या दोनों देश यहाँ पे इकोनॉमिक और डेवलपमेंट कोऑपरेशन को साथ लेते हुए कार्य कर रहे हैं? इंडिया इज़ लीडिंग पार्टनर इन मालदीव्स डेवलपमेंट। मालदीव की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया इज़ अ लीडिंग पार्टनर, मतलब इंडिया यहाँ पे मालदीव को डेवलपमेंट की ओर लेके जाने में सबसे बड़ा पार्टनर देखने को मिल जाता है हमें। कि इंस्टीट्यूशंस लाइक इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इंडिया ने मालदीव में कई सारे यहाँ पे डेवलपमेंट्स भी करवाए हैं, कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स भी करवाए हैं, जिसमें से कि एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग हमें देखने को मिल जाती है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट एक्चुअली हमें देखने को मिल जाता है, जो कि है इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल एंड इंजीनियरिंग फैकल्टीज वर एस्टैब्लिश विद इंडियन सपोर्ट। साथ ही साथ यहाँ पे मालदीव्स में हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ इंजीनियरिंग फैकल्टीज़ भी जो हैं स्टैब्लिश की गई थी मालदीव में, ताकि यहाँ पे मालदीव का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो और बेहतर तरीके से हो सके। तो इस प्रकार के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया मालदीव्स में बनाता हुआ नज़र आया है। अब यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की तो बात हो गई कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारा देश मालदीव में डेवलप कर रहा है, साथ ही साथ हमारा देश फाइनेंशियली भी मालदीव्स को हेल्प प्रदान करता है। फाइनेंशियली भी मतलब पैसों के तौर पे भी हमारा देश मालदीव को मदद प्रदान करता है। कैसे? इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड $100 million स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी एंड रिसेंटली एक्सटेंडेड न्यू लाइन्स ऑफ क्रेडिट
अब यहाँ पे हमारा देश मालदीव्स को पैसों के तौर पे भी मदद करता हुआ नज़र आ रहा है हमें। अब यहाँ पे स्टैंड बाय फैसिलिटी का बेसिकली मतलब होता है कि जब ज़रूरत पड़े, फॉर एग्जांपल मालदीव्स को कभी ज़रूरत पड़े अर्जेंटली, इमरजेंसी के तौर पे, तो वो हमारे देश से लोन जो है ले सकता है इमरजेंसी के बेसिस पे। इंस्टेंट लोन एक तरीके से आसानी से जल्दी, एकदम इंस्टेंटली, काफ़ी जल्दीबाजी में तो नहीं बोल सकते, बट हाँ काफ़ी जल्दी, काफ़ी आसानी से इस कंडीशन में मालदीव्स को लोन जो है वो प्रदान कर दिया जाएगा। और इंडिया ने प्रदान किया भी है। इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड $100 मिलियन का जो एक स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी है हमारे देश ने मालदीव्स को प्रदान की है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे देश ने रिसेंटली न्यू लाइन्स ऑफ क्रेडिट को भी एक्सटेंड किया। फॉर एग्जांपल $40 मिलियन फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमारे देश ने अप्रॉक्सीमेटली $40 मिलियन जितना बड़ा अमाउंट जो है मालदीव्स को प्रदान किया है फॉर देयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, ट्रेड की बात कर लेते हैं। दोनों देशों के बीच में व्यापारिक तौर पे किस प्रकार के संबंध हमें देखने को मिलते हैं। ट्रेड अग्रीमेंट साइंड इन 1981 अंडरपिन्स बायलैटरल ट्रेड। 1981 में दोनों ही देशों के बीच में एक ट्रेड अग्रीमेंट जो है साइन किया गया था, विच हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली ओवर द डिकेड्स। इन 2015 द बायलैटरल ट्रेड स्टूड एट अराउंड 700 करोड़। अब समय के अनुसार ये जो व्यापारिक समझौता था दोनों ही देशों के बीच में, ट्रेड अग्रीमेंट था, इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, ग्रोथ देखने को मिली। अब 2015 में ये बात सामने आती है कि दोनों ही देशों का जो बायलैटरल ट्रेड है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, वो 700 करोड़ तक इंक्रीज हो चुका है। मतलब दोनों ही देश यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड यानी कि इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे का सामान बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका जो अमाउंट है, व्यापारिक अमाउंट, ये हमें 700 CR जितना देखने को मिल रहा है। मतलब व्यापार जो है दोनों ही देशों का समय के अनुसार इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। रिसेंट इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, मतलब रिसेंटली दोनों ही देशों के बीच में किस प्रकार के इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स एंड फाइनेंसिंग असिस्टेंस सच एज द रोल ओवर ऑफ $50 मिलियन ट्रेजरी बिल continues to support Maldives economic reforms and growth। अब देखिए, यहाँ पे रिसेंट टाइम्स में भी दोनों देश एक दूसरे को मदद कर रहे हैं इकोनॉमिकली। किस प्रकार से, चलिए समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारा देश जो है मालदीव्स को अगेन मदद प्रदान करता हुआ नज़र आएगा। दरअसल यहाँ पे हमारे देश ने करेंसी स्वैप जैसी फैसिलिटीज़ जो हैं मालदीव को प्रदान करी हैं। मतलब ज़रूरत पड़ने पे, समय आने पे जो मालदीव है हमारे देश से करेंसी को स्वैप कर सकता है, मतलब मुद्रा जो है उन्हें उनका आदान प्रदान कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, चाहे वो इंडियन रुपीज़ में हो, चाहे वो $US में हो। इससे यहाँ पे मालदीव्स को मदद मिल जाती है, चाहे वो इंडियन रुपीज़ हो सकता है या फिर $US हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो फाइनेंसिंग असिस्टेंस है वो भी हमारे देश ने मालदीव को प्रदान किया। दरअसल मालदीव ने हमारे देश से $50 मिलियन का लोन लिया था और कुछ समय बाद उसे वो लोन रिटर्न करना था, लेकिन उस लोन को वापस मांगने की जगह हमारे देश ने उस लोन का जो समय काल था रिटर्न करने का, जो बेसिकली टाइम पीरियड होता है कि इतने समय काल में आपको उस लोन को रिटर्न करना है, वो टाइम पीरियड जो है इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। और यही जो पूरा प्रोसेस होता है लोन के टाइम पीरियड को बढ़ाने का, इसे हम रोल ओवर के नाम से जानते हैं। इट कंटिन्यूज टू सपोर्ट मालदीव। हमारा देश कंटिन्यूसली मालदीव्स को सपोर्ट प्रदान करता है उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में और उसकी ग्रोथ में, यानी कि बढ़ोतरी में। इस प्रकार से हमारा देश मालदीव्स को मदद करता हुआ नजर आ रहा है हमें। अब डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं और पॉलिटिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं। किस प्रकार से समय के अनुसार मालदीव्स में हमें डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस देखने को मिले, मतलब बेसिकली वहाँ की पॉलिटिक्स में, राजनीति में किस प्रकार के उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले, इन चीज़ों को हम समझते हैं। Maldives witnessed a transition from long-term rule by Maumoon Abdul Gayoom from 1978 to 2008। इतने लंबे समय के लिए यहाँ पे मामून अब्दुल का जो है हमें कार्यकाल, बेसिकली लॉन्ग टर्म रूल जो है, शासन जो है देखने को मिला। टू डेमोक्रेटिक रिफॉर्म स्टार्टिंग इन 2008। ऑफिशियली यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, एक प्रकार से जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें ऑफिशियली सन 2008 से शुरू होती हुई नज़र आई। 2008 के पहले हमें काफ़ी लंबे समय का जो राज है, जो एक कार्यकाल है, जो शासन जो है, हमें यहाँ पे मामून अब्दुल गयूम का देखने को मिलता था। इसके पहले लोकतांत्रिक
तरीके की जो बातें हैं, डेमोक्रेसी की जो बातें हैं, हमें मालदीव्स में देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ पे 2008 से ऑफिशियली ये डेमोक्रेसी वाले जो आइडियाज़ हैं, जो आइडियोलॉजी है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई विद इलेक्शंस दैट इंट्रोड्यूस्ड अ मल्टी पार्टी मल्टी कैंडिडेट सिस्टम। अब सन 2008 में यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं जिसमें बहुत सारी पार्टीज़ और बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंट्रोडक्शन जो है मालदीव्स में किया जाता है। इसके पहले यहाँ पे ऐसी बहुत सारी पार्टीज़ और बहुत सारे कैंडिडेट्स और इलेक्शन यानी चुनाव जैसी कोई प्रक्रिया मालदीव्स में नहीं हुआ करती थी। अब टर्बुलेंट फेज हमें देखने को मिलता है यहाँ पे मालदीव में। किस प्रकार से? द डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट फेस्ड चैलेंज। अब मालदीव का अचानक से सन 2008 में ये जो इलेक्शन वाला एक्सपेरिमेंट था कि हम मालदीव में डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, इस पूरे ही आइडिया ने, इस पूरे ही कंसेप्ट ने काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस किया, इंक्लूडिंग द फोर्स्ड स्टेपिंग डाउन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद इन 2012। अब यहाँ पे कई सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे, जिसमें से सबसे बड़ा चैलेंज तो यही हो गया कि जो पहली बार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट यहाँ पे बने, राष्ट्रपति बने मालदीव के, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। इनका नाम था मोहम्मद नशीद, जो कि 2012 में यहाँ पे इलेक्शन जीत के बेसिकली राष्ट्रपति बने थे। इन्हें यहाँ पे इनकी पोस्ट से ही हटा दिया गया। इस प्रकार के चैलेंजेस जो है मालदीव्स की डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिल रहे थे। इट वॉज फॉलोड बाय पॉलिटिकल टर्बुलेंस, कैंसिलेशन ऑफ की विजिट्स, नोटेबली इंडियाज प्राइम मिनिस्टर्स विजिट इन 2015। अब यहाँ पे बहुत एक तरीके से हड़कंप मच गया यहाँ की पॉलिटिक्स में कि भाई राष्ट्रपति जो कि सबसे ऊंची पोस्ट होती है, राष्ट्रपति को ही उनकी पोस्ट से हटा दिया जा रहा है। तो एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है किसी भी देश में, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी हमें मालदीव्स में नहीं देखने को मिल रही थी, जिसके कारण यहाँ पे इसी समय में सन 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल विजिट थी। बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री मालदीव्स में विजिट करने के लिए जाने वाले थे, उनकी इस विजिट को भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें मालदीव्स में देखने को नहीं मिल रही थी। जब उनके खुद के राष्ट्रपति को वो लोग उनकी पोस्ट से हटा दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में किसी और देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर कोई और ऊंचे पद के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऐसे देश में क्यों जाएंगे। अब देखिए, एंड लेटर एपिसोड्स ऑफ इमरजेंसी डिक्लेरेशन, फिर 2018 में यहाँ पे इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। देन इट एम्ड एट कंसोलिडेटिंग पावर बाय प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो इमरजेंसी लगाई जाती है ये इसीलिए लगाई जाती है ताकि पूरी ही पावर को कौन होल्ड कर सके, यहाँ पे प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन जो है इस पूरी ही शक्तियों को, पूरे ही एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले सके। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को एम करते हुए यहाँ पे मालदीव में सन 2018 में इमरजेंसी जो है लागू कराई जाती है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। थोड़े से जुडिशियल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी यहाँ पे बीच में आते हैं। अपोजिशन लीडर्स फेस्ड अरेस्ट एंड लेंदी जेल टर्म्स। अब यहाँ पे जैसे ही इमरजेंसी का कार्यकाल आया, यहाँ पे जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन का समय काल आया, इनके समय में जो अपोजिशन लीडर्स थे, मतलब विपक्ष पार्टी के जो नेता थे, उन्हें अरेस्ट करवाया जाने लगा। उन्हें मतलब किसी भी रीज़न है या फिर नहीं है, बेसिकली उन्हें अगर अरेस्ट कर लिया है तो बहुत लंबे समय के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है, उन्हें जेल से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ काफ़ी कॉमन हो गई मालदीव्स में। हालांकि बाद में जाके कोर्ट्स ने ऑर्डर दिया फरवरी 2018 में। इट लेड टू द क्वैशिंग ऑफ सम कन्विक्शंस। कुछ कन्विक्शंस को यहाँ पे ख़त्म किया गया, खारिज किया गया कि भाई कई बार तो ऐसा हो रहा था कि अपोजिशन लीडर्स को बिना किसी वैलिड रीज़न के गलत तरीके से ही यहाँ पे जेल में डाल दिया जा रहा है, ताकि वो यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिवॉल्ट ना कर सके, किसी भी प्रकार से सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठा सकें। पॉइंटिंग टू ऑनगोइंग स्ट्रगल्स ओवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे कई सारे स्ट्रगल हमें देखने को मिल रहे हैं। मालदीव में एक जो स्टेबल सरकार है, स्टेबल गवर्नमेंट है, वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रही है। बेसिकली यहाँ पे जो सरकार है वो खुद ही पूरी पावर को गेन करने के लिए, अपोजिशन को रास्ते से हटाने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स जो हैं, बेसिकली अलग अलग नीतियाँ हैं अपना रहे हैं इस समय पे। सॉरी फॉर द ग्लिच एवरीवन, व्हाट आई वाज सेइंग इज जस्ट दैट कि इस समय यहाँ पे जब कोर्ट ने इस पूरे ही मैटर में लुक इनटू किया, तब यहाँ पे एक बात सामने निकल कर आई कि यहाँ पे जो सरकार है
जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे सारी ही पावर को गेन करने के लिए अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपोजिशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार की इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली मालदीव में इस समय पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एवरीवन। आई रियली होप कि ये सारे ही टॉपिक्स आपको समझ में आए, आपने यहाँ पे आज के वीडियो से कुछ नया सीखा, कुछ नया समझा। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि इस वीडियो में होना चाहिए था पर नहीं था, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, सारी चीज़ें समझ में आई ना, आई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई तो आई ट्राई टू मेक इट ऑफ मोर बेटर एंड इन मोर ईजी लैंग्वेज फॉर you all to understand. I really hope you all are doing well. You all are doing great in your lives. And apart from that, I would like to say just one thing, that keep watching the videos, keep learning with us. At last, I would like to say just one thing. Thanks for watching. Thank you.